हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके बीच विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव का महामेला, है ना। विद्युत रसायन के ऑब्जेक्टिव का महामेला, ठीक है। तो अभी लगातार वीडियो आ रहा है, एक दो वीडियो अभी तक हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर मुझे और वीडियो चाहिए, तो मैं 16 चैप्टर का, है ना, इस तरह से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का सफ़र। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, सेल स्थिरांक है ना। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला पूछा गया, तो आपको सेल स्थिरांक बताया गया था, है ना। सेल स्थिरांक जो है सेल स्थिरांक के बारे में क्या बताया गया कि अगर ये देखिए ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें एनोड और कैथोड इस तरह से है ना। तो यहाँ जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है ना, ये इसके बीच की दूरी होती है, उसको L से दिखाते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोड की एरिया होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, उसको A से दिखाते हैं। तो अगर हमको सेल स्थिरांक बोला जाता है, तो किसी भी जो भी सेल बन जाता है, उस सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उस सेल का जो इलेक्ट्रोड का एरिया होता है वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ जो सेल स्थिरांक हम लोग दिखाते हैं G स्टार से दिखाते हैं यहाँ पे, तो G स्टार इजकल टू L बटे A होता है। G स्टार इजकल टू क्या होता है, L बटे A होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही आंसर सही है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो Zn से Zn2 प्लस एक्वस और Cu2 प्लस से Cu सोल्यूट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का अवकरण हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, और ये देखिए आप साल्ट ब्रिज बनाया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये गैल्वेनिक सेल है, और गैल्वेनिक सेल का सबसे सरलतम रूप ही डेनियल सेल है ना। तो ये जो है ये डेनियल सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, डेनियल सेल का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोलराउस का नियम के बारे में पूछ रहा है। तो कोलराउस का कहना था कि अनंत तनुता पर, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जब विलयन को बहुत ज़्यादा तनु कर दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो किसी जो दुर्बल विद्युत अपघटय है उसका जो मोलर चालकता है वो कैटायन, उसके कैटायन और एनायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए ये तो गलत है ना। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये कर लेना है, यहाँ पे इन्फिनिटी लगा लेना है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी इजकल टू लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी। आंसर ये वाला हो जाएगा, ये कोलराउस का नियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। एक फैराडे, है ना, एक फैराडे विद्युत धारा को प्रवाहित करने से कितना मात्रा प्रवाहित होगी, ये पूछा गया है ना। तो एक फैराडे मात्रा जब प्रवाहित की जाती है तो ये 1 ग्राम समतुल्य के बराबर, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर मात्रा, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर मात्रा क्या होती है, जमा होती है ना। ये एक फैराडे बराबर जो होता है वो 96,500 कूलम होता है। 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है ना। और जो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, वहाँ W इजकल टू क्या होता है, ZIT होता है, ZIT होता है।
तो कहने का अर्थ ये है कि W इक्वल टू जेड आई टी है। तो क्या होता है कि Z का जो मान होता है E बटे 96,500 होता है, 96,500 होता है। और IT बोले तो IT को हम कूलम में तो बोलते हैं Z, W इक्वल टू जेड क्यू। अब Q का वैल्यू बोल रहा है कि 1 फैराडे हो जाए, Q का वैल्यू 1 फैराडे हो जाए, तो 1 फैराडे कितना होता है? 96,500 होता है। ये दोनों जब कट जाएगा तो आप देख सकते हैं कि W किसके बराबर, W E के बराबर हो जाएगा ना। तो यही बोल रहा है कि अगर हम 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो कितना वेट प्राप्त होगा, तो इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट वेट के बराबर मात्रा जमा होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ लीजिए, अब आ गया आपके बीच, है ना, आपके बीच है ये क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा गया है कि किस तरह से कि विद्युत अपघटन सेल में, या विद्युत अपघटनी सेल बोला जा सकता था, तो विद्युत अपघटनी सेल में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड या एनोड। ठीक है, अब देखिए, आप अगर विद्युत अपघटनी सेल को देखे होंगे जब आप क्लास कर रहे होंगे तो इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे इस तरह से, है ना, इस तरह से सेल बनाया जाता है। ये सेल का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है ये एनोड होता है। ये क्या होता है? एनोड होता है। और जो नेगेटिव से जुड़ा रहता है ये कैथोड रहता है। और आपको पता है कि बैटरी से जो करंट निकलता है इस तरह से करंट को निकलते हुए दिखाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो करंट के फ्लो के विपरीत दिशा में होता है। तो करंट का, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस दिशा में होगा। तो अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, ये घोल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो ये जो घोल है वो घोल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किधर से होके जा रहा है? कैथोड से होके जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा फिर इधर जाएगा। तो घोल में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किससे होके जा रहा है? कैथोड से होके जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या जाएगा ये आपको देखना है ना। तो ये तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, विद्युत अपघटनी सेल बनाया है हमने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि NaCl है, द्रवित NaCl। अब द्रवित NaCl है तो इस आयन में क्या होगा बताइए? इस आयन में होगा Na+ और Cl-। ठीक है, अब कैथोड पर पूछा गया है। आपको पता है अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये कैथोड है, यही कैथोड है ना, और ये वाला क्या है? एनोड है, ये एनोड है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि इधर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, कैथोड पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी जिसमें है वही तो कैथोड की तरफ जाएगा। जिसको जिस चीज का भूख है वही ना उधर जाएगा, जिधर मिलेगा। जिधर भोज होते रहेगा तो वहाँ कौन जाएगा? जिसका पेट में भूख रहेगा। भरल पेट वाला जाएगा कभी उधर? नहीं ना जाएगा। तो अब देखिए, Na+ का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाएगा इधर, कहाँ पे? कैथोड पर। और Cl- जाएगा कहाँ पे? एनोड पर। तो पूछा गया है कि कैथोड पर क्या मुक्त होगा? तो कैथोड पर सोडियम होगा मुक्त। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको करते हैं कट, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का। क्या बोला गया? 1 मोल Al3+ कितना है बच्चों? 1 मोल। और यहां से हमको लाना है
Al, 1 मोल Al प्राप्त करना है। तो आपको कितना आवेश चाहिए? तो यहाँ पे कम से कम 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तब Al3+ किस में बदलेगा? Al में। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है, मतलब 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होगा? तो इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, 3 गुने 96,500। अब 5 से 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 15 5 बाकी 1 36 18 19 के 9 बाकी 1 9 का 18 9 27 और 1 28 और इस पे 2 जीरो है। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2.895 इंटू 10 टू द पावर 5। 2.895 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। तो लगभग 2.895 को यहाँ पे 3 के लगभग तो लिखा ही जा सकता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, चलिए फिर से, विलयन में विद्युत का संचलन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचलन कौन करते हैं? अब देखिए, विद्युत का संचलन की जब बात होती है तो 2 बातें दिमाग में आती है। पहला संचलन जो होता है किसमें? पहला संचलन वो है जो किसी वायर में होता है। तो वायर में जो विद्युत का संचलन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। जबकि किसी विलयन में अगर बात करें कि विलयन में जो विद्युत का संचलन होता है तो विलयन में के रूप में विलयन में वो होता है, विद्युत अपघटय होता है ना। तो विद्युत अपघटय तो किस में बदल जाता है? Na+ और Cl- में। तो विद्युत अपघटय के कारण से ही विलयन में विद्युत का संचलन होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये वाला हो जाएगा। विद्युत अपघटय क्या होते हैं? NaCl, KCl, है ना, सोडियम एसीटेट, मतलब जो भी चीज जो आयन में टूट सकता है वो विद्युत अपघटय होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे छोड़ दिया गया है 1 मोल होगा, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि 1 मोल इतना के बराबर ही होता है, इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश। हाँ, अब देखिए इसको क्या है। अब आप बताए हमको कि इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब इतना गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इतना गुने 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको इससे गुना कर देना है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो लगभग जो है सो, है ना, 96,500 के लगभग आपका आ जाएगा, है ना। कम आता है थोड़ा सा, लेकिन अप्रोक्स में हम 96,500 कूलम ही लेके चलते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपके पास Q दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 9650 कूलम, 9650 कूलम।
कि कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है, कितना कॉपर मुक्त करेगी, है ना। अब देखिए CuSO4 अगर हम तोड़ते हैं, इसका विद्युत अपघटन होता है तो ये टूटेगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब आपको पता है कि 96,500 कूलम से 96,500 कूलम अगर रहता है तो किसी पदार्थ के उसके तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा जमा या निर्गत होती है। तो अब आप देख रहे हैं कॉपर का, अब कॉपर का तुल्यांकी भार पूछा जाए, Cu का इक्विवेलेंट वेट, है ना, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार कॉपर का कितना होता है 63.5 और जो संयोजकता है वो कितना है 2 है, तो 2 से भाग देंगे, तो ये हो गया क्या कॉपर का तुल्यांकी भार। तो कहने का अर्थ ये है कि 96,500 कूलम से इतना मतलब 63.5 बटे, है ना, 2 ग्राम प्राप्त होगा। तो 1 से कितना होगा, है ना, 1 से कितना होगा तो ये नीचे भाग में चला जाएगा, लेकिन आपसे पूछा गया है कितना, आपसे पूछा गया है 9,650 से, तो इससे 1 से अगर हम निकालते हैं, एक नियम से ही लगा देते हैं। अच्छा, इसको अगर हम भाग दे दें तो 31.75 आएगा, 31.75 अब बटे 9,600 मतलब 96,500, और आपसे बोला गया कितना में निकालना है 9,650 कूलम से, तो इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है ना, इसी को आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो 31.75 बटे 96,500 और गुने, देखिए एक एक नियम में यही होता है, जितना में है फिर एक में निकालते हैं और फिर जितना में निकालना है उसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 9650। तो इससे देखिए तो 10 बार में कट जाएगा, कितना बार में 10 बार में, तो 31.75 में 10 से भाग देते हैं तो 3.175 आएगा, 3.175 ग्राम। तो आंसर आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही है, आंसर डी सही है। चलिए देखिए, स्पीड करके देखना हो तो आप आराम से 2x करके देख सकते हैं, 1.5x करके देख सकते हैं, लेकिन हम आराम से बताते हैं ताकि अगर किन्हीं को बढ़िया से समझना हो तो वो सही से समझ सकते हैं। समझा बच्चों? ओके, वीडियो कैसा लगता है उसको बताया जरूर कीजिए कमेंट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम कितना क्या होता है वो बताइए। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है उनका, फैराडे साहब का कहना था कि किसी विद्युत अपघटन के दौरान जब हम इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना मात्रा जमा होगा, किसी भी पदार्थ का कितना मात्रा जमा होगा वो बताया गया कि कितना करंट देंगे, कितना समय तक देंगे तो वो कितना प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे सिखाया गया था कि जो W था, W से दिखा सकते हैं या M से दिखा सकते हैं, मास ही तो दिखाना है तो M से भी दिखा सकते हैं, W से भी दिखा सकते हैं। तो मास को अगर दिखा रहे थे M से दिखा देते हैं यहाँ पे, तो M समानुपाती होता है चार्ज के, है ना, Q जो इधर से जो चार्ज जा रहा है उसके समानुपाती होता है, और Q बराबर IT होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, Q = IT होता है। तो अगर हम समानुपाती चिन्ह हटा दें तो हम लिख सकते हैं M = ये समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो Z आता है ना, Z आता है और ये IT हो जाता है, तो M = ZIT। हो गया आंसर? आंसर कौन सा हो जाएगा सही? बी वाला। चलिए
अब ये पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती यहाँ पे छाप दिया है सब। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है ना। अब समझिए आपका जो यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है इस टाइप का, वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप समझिए कि अगर कोई वायर है ना, वायर है या कोई विद्युत अवघटक है, रेजिस्टेंस तो जरूर होता है। करंट के फ्लो को अवरोध करने के लिए कुछ ना उसका जो गुण है वो जरूर उसके अवरोध करता है। तो अगर हम इसके प्रतिरोध को R मानते हैं तो R का मात्रक आप पता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो होता है ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दूसरा चीज चालकत्व है, चालकत्व को C से भी दिखाते हैं और G से भी दिखाते हैं, है ना। तो G क्या होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व है ना। प्रतिरोध का उल्टा चालक, अगर किसी चीज को हम जाने कम दे रहे हैं, मतलब रोक ज्यादा रहे, रोक ज्यादा रोकेंगे प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकत्व कम होगा। और अगर कोई किसी चीज को ज्यादा जाने दे रहे हैं, चालकत्व ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वहां का प्रतिरोध कम है। तो प्रतिरोध और चालकत्व में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो G इक्वल टू जो होता है G इक्वल टू 1/R होता है। तो ये चालकत्व का 1/ओम हो जाएगा, मतलब पर ओम हो जाता है। और पर ओम को ही साइमन के से दिखाते हैं, S से दिखा सकते हैं। दूसरा चीज है प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधकता को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A। अब समझिए ध्यान से, रो के बारे में बात कर रहे हैं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू RA/L। R का हो जाता है ओम, A का हो जाता है मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और L हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिनिश क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो आपका आंसर प्राप्त हो गया ओम सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए आपसे एक चीज और पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध ना पूछ के अगर विशिष्ट चालकता पूछता तो विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से दिखाते हैं। विशिष्ट चालकता को या चालकता को कप्पा से दिखाते हैं। इसको हम कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा, कटप्पा, है ना। तो ये कप्पा से दिखाते हैं और ये 1/रो होता है, 1/रो होता है। अब 1/रो करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/रो के जगह पे मतलब RA/L। और ये जब ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/R इंटू L/A। और अभी हम आपको बताए थे कि कप्पा को ही हम ऐसे लिख रहे हैं तो कप्पा इक्वल टू 1/R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, G। और ये L/A सेल स्थिरांक है, L/A क्या है, सेल स्थिरांक है। तो हम इसको G स्टार से दिखाते हैं। तो एक फॉर्मूला हम पढ़ाते समय पढ़ाते हैं, कप्पा इक्वल टू GG स्टार, कप्पा इक्वल टू GG स्टार। ठीक है, तो जहां रो का जो मात्रक है पर ओम सेंटीमीटर है, तो कप्पा का जो मात्रक हो जाता है, कप्पा का मात्रक वो हो जाता है पर ओम पर सेंटीमीटर, मतलब साइमन पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से चीजें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हम देखिए क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं उस सब को हम हल करते हुए चले। चलिए अब देखिए अगला है कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया हुआ है, उनकी अपचयन शक्ति बताना है। तो मानक अपचयन विभव जो दिया हुआ है A का, B का और C का कितना दिया हुआ है, A का -2.50, B का है
-0.50 और C का है A का वहां से शुरू हो गया, A का है प्लस में, A का क्या है प्लस 0.68 वोल्ट, B का है -2.50 वोल्ट और C का है -0.50 वोल्ट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसका, है ना, मानक अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, अपचायक शक्ति पूछा है, अपचयन शक्ति पूछा है, तो जिसकी मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना नेगेटिव होता है ना, जितना नेगेटिव होता है उसकी अपचयन शक्ति, अपचायक शक्ति उतनी अधिक होती है। तो सबसे अधिक तो इसकी हो जाएगी बी की, फिर हो जाएगी सी की और फिर हो जाएगी ए की। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें है डी वाला। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है ना। अब आगे फिर से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल है। अब देखिए आपके पास सेल दो तरह के, जो व्यावसायिक सेल होते हैं, जो व्यावसायिक सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। एक प्राथमिक सेल कहते हैं इसको और दूसरा क्या है, द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल का खासियत क्या है, प्राथमिक सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, इसका एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। जैसे शुष्क सेल वगैरह इसके श्रेणी में आते हैं, शुष्क सेल, है ना, शुष्क सेल, लेटलांसे सेल, ये सब है। और द्वितीयक सेल वो होता है जिसको हम बार बार, है ना, रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसमें दोनों तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं। तो ये द्वितीयक सेल का है लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, इसको हिंदी में सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है, सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है। चलिए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके लिए हम हमेशा से खड़े हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो मैसेज करें, है ना, कमेंट करें, हम उस चीज को सही करने की कोशिश करें। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या के विद्युत अवघटन के समतुल्य भार के, ऋणायन के परमाणु संख्या के या धनायन के वेग से। देखिए तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन नियम है, द्वितीय नियम, वो होता है कि अगर दो विद्युत अवघटन या तीन विद्युत अवघटन को अगर हम क्या करें, समान, है ना, श्रेणी क्रम में सजा दें तो उधर से करंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जो वेट डिपॉजिट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों पे, उसकी मात्रा को निकालने के लिए बताया गया। तो ये प्रथम नियम से भी हम लोग ला सकते हैं कि अगर दो विद्युत अवघटन है तो अगर एक पे W1 जमा हो रहा है, दूसरे पे W2 जमा हो रहा है, तो W और करंट तो सेम ही जा रहा है, करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ऐसे कंडीशन में W1 = Z1IT और W2 बराबर Z2IT होता है ना। I समय भी सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा। तो अगर हम W1/W2 करते हैं तो ये हो जाता है Z1/Z2 और Z बराबर होता है E1/96,500, E1/96,500 और यहाँ भी हम लिख सकते हैं E2/96,500। अब ये E1 कट जाएगा ये 96,500, तो आएगा E1/E2, है ना। तो ये क्या है, समतुल्य भार है, इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट के से रिलेटेड होता है। आंसर हो जाएगा बी वाला। जी, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, देखिए यहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आपके पास सेल में, यहाँ पे इस चैप्टर में सेल में दो तरह के सेल पढ़ना है। एक तो विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल,
और दूसरा है गैल्वेनिक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना, दोनों में अंतर है ना। विद्युत अपघटनी सेल में हम करंट देते हैं, है ना, करंट प्रोवाइड कराते हैं, और गैल्वेनिक सेल में करंट बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, इसमें एनोड को पॉजिटिव लिया जाता है और कैथोड को निगेटिव लिया जाता है। जबकि गैल्वेनिक सेल में एक प्रचलन है, इसमें एक याद रखिएगा, लोन, LOAN, है ना। क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। मतलब जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड होगा, एनोड लेफ्ट साइड होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और जो निगेटिव होगा। फिर से याद रखिएगा, लेफ्ट में, है ना, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड मतलब लेफ्ट साइड में एनोड होगा, एनोड किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबा, ए नंबर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से। जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा। देखिए, हाइड्रोजन जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं लिकवासर, काना, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे लिथियम से शुरू करके हम लोग इस तरह से बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आता है। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो 0 वोल्ट होता है ना। और इससे क्या होता है, तो इससे नीचे आता है कॉपर, है ना, Hg, Ag, Pt, Au, ये सब का क्या होता है, ये सब को हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता। नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो ये देखिए, कॉपर, Ag, Au सारा सब क्या है ना, सब हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन अगर अपकृत किसी को कर सकता है तो वो कौन सा है, आयरन। ठीक है, चलिए। किसी सेल अभिक्रिया का साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखिए, विद्युत वाहक बल जो होता है ना, विद्युत वाहक बल जो बैटरी का होता है वो साम्यावस्था पर शून्य हो जाता है ना। कैसे, तो E, है ना, EMF ऑफ द सेल, है ना, EMF जो होता है वो निकाला जाता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड से। तो जब सेल साम्यावस्था पर पहुंच जाता है, जब सेल साम्यावस्था पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, करंट बहना बंद हो जाता है। करंट कब बहना बंद हो जाएगा, जब बैटरी के सिरों के बीच का जो EMF है वो शून्य हो जाए, मतलब जो EMF है वो शून्य हो जाएगा। तो बैटरी क्या होगा, काम करना बंद हो। जब तक बैटरी का EMF पॉजिटिव रहेगा तब तक बैटरी काम करेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बैटरी कब काम करता है, तो जब बैटरी का EMF पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, साम्यावस्था पे, तो ये शून्य होगा। आगे देखते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा जा रहा है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अब समझिए, हम जानते हैं W होता है ZIT या ZQ, है ना। फैराडे के प्रथम नियम से हम यही जानते हैं ना कि W ZQ होता है। और आपसे पूछा गया Z का मात्रक बताइए, है ना। Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो Z का मात्रक निकालना है तो Z हम क्या लिख सकते हैं, W/Q। W क्या है, मात्रा है किसी भी विद्युत मतलब किसी भी पदार्थ का जो वहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो ये ग्राम में होगा, और ये क्या है, कूलम, तो होगा ग्राम प्रति कूलम।
ठीक है, तो ग्राम प्रति कूलम आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए, और लास्ट में है ना, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी सेल में चालकत्व एवं चालकता तुल्य है, मतलब बराबर है, सेम है, तो सेल स्थिरांक होगा। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कप्पा इजकल टू जीजी स्टार, कप्पा इजकल टू जीजी स्टार। तो ये क्या है, ये है चालकता और ये क्या है चालकत्व, और गुने क्या है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। अब समझिए ध्यान से, बोल रहा है चालकता और चालकत्व सेम हो गया, सेम हो गया मतलब कट जाएगा, तो इधर क्या बचा है एक बराबर सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेल स्थिरांक का मान 1 हो जाएगा। आंसर ये होगा। आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को तैयारी बढ़िया से करते रहिए, एकदम कुछ भी लोड नहीं लेना है, आपका ऑब्जेक्टिव हम आप क्लियर कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।